शहर के लिए, कैथल जिले के लिए मैं ये कहूँगा, और पूरे हरियाणा के अग्रवाल समुदाय के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए ये एक बेहतरीन और खूबसूरत पहल है। हम सब के लिए भी एक सुखद संदेश है, इसलिए कि हमारे युवा अग्रवाल सभा कैथल, उसके चर्चे और उसका डंका पूरे हरियाणा में बजता है। और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर कैथल की जो युवा अग्रवाल सभा फंक्शन करती रही है, उसमें पूरे हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज से दिग्गज लोग, वो समाज सेवी हों, राजनीतिक नेता हों, शिक्षाविद हों, व्यवसायी हों, वो हमेशा इसके अंदर योगदान देते हैं। और पूरे हरियाणा का अग्रवाल समाज कैथल की युवा अग्रवाल सभा के फंक्शन का अनुसरण करता है। ये एक खूबसूरती की बात है। हमारे यहाँ सालाना चुनाव होते हैं, आपको ये मालूम है, प्रेस के साथ ही हमेशा उसे कवर भी करते हैं, क्योंकि ये एक रोचक विषय है जिले और शहर के लिए। इस बार हमारे साथियों की, बड़े बैठे लाला जी हैं, भाई साहब हैं, और सारे साथी हैं, भाई हैं, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी इंटरवेंशन से युवा अग्रवाल सभा का चुनाव सर्वसम्मति से करने का एक बेहतरीन उदाहरण हमने पेश किया। इसके लिए मैं प्रवीण भाई को भी, जो युवा अग्रवाल सभा के मेरे छोटे भाई हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं, और इसके लिए मैं विशेष तौर से मेरे भाई राम कुमार बंसल जी को भी, जो सर्वसम्मति और सबकी सहमति से हमारी अग्रवाल सभा के चेयरमैन चुने गए हैं, आप दोनों को विशेष तौर से मुबारकबाद, साधुवाद और मेरी तरफ से ये कहता हूं कि ये सबसे प्रशंसा योग्य कदम है। और शहर का अग्रवाल समाज आपके इस सहमति के कदम से अभिभूत है। एक बार फिर चुनाव जैसे ही संपन्न हो जाएंगे, उसके घंटों बाद सबकी, सारे शहर की अनुमति और सहमति लेकर, न केवल अग्रवाल समाज, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी का तो सिद्धांत ही एक नोट और एक ईंट का रहा है, समाज में बराबरी और समानता का रहा है, समाज में भाईचारे और सद्भाव का रहा है, समाज में जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर निर्बल से निर्बल की मदद का रहा है। तो हम सारे साथी मिलकर शहर के 36 बिरादरी के लोग अग्रबंधुओं के नेतृत्व में एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी की इस जयंती को ऐसे धूमधाम से मनाएंगे कि वो पूरे हरियाणा, क्या देश के अग्रवाल समाज के लिए अनुसरण का विषय बने। मैं जहां मेरे दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रवीण जी को भी और राम कुमार बंसल जी को भी। दोनों ने बड़प्पन दिखाया, दोनों ने उदार हृदय दिखाया, और उन सारे हमारे अग्रवाल समाज के वरिष्ठ और युवा दोनों साथियों, दोनों तरह के साथियों का, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। मेरे पास दो और महत्वपूर्ण बातें आज हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे मेरे भाई और साथी राजीव गुप्ता जी, उनका और मेरा चोली दामन का साथ है। उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने भाई के साथ चलने का निर्णय किया है। राजीव भाई को मैंने, और हम सारे साथियों ने, भाई प्रवीण ने, राम कुमार बंसल जी ने, हमारे भाई काड़ू शोरेवाड़ा जी ने, आदरणीय श्याम जी ने, हमारे भाई धर्मवीर जी ने, हमारे साथी अनिल खुरानिया जी ने, हमारे साथी विजय एमसी साहब ने, हमारी बहन सुशीला शर्मा जी ने, सारे साथियों ने, हमारे छोटे भाई प्रवीण जैन जी ने, जैसे ही उन्होंने इन्हें कहा, इन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और कहा मेरे लिए पहली प्राथमिकता रणदीप और कांग्रेस पार्टी है, मैं उनके साथ। और
मैंने ये अनुरोध, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की थी, क्योंकि मेरा तो काम कार्यकर्ता का है। हमारे हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस को और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन्हें हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता भी बनाया है। मैं इसके लिए भी मैं हमारे आदरणीय साथी सोनी साहब जो आपके समक्ष आए और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और रणदीप के अंदर एक बार फिर प्यार और आशीर्वाद जताया, आपके समक्ष हैं। थोड़ी सी जगह की तंगी है, मन में कोई तंगी नहीं है, क्योंकि मेज इतनी बड़ी है कि सारे पत्रकार बैठ सकें। मैं एक बार फिर हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाजपा के संगठन को मजबूत करने में, और आज इन्होंने जिस प्रकार से एक स्वर और प्रेम भाव से कांग्रेस पार्टी में और मुझ में अपना प्यार और समर्थन, राहुल गांधी जी की नीतियों में अपना प्यार और समर्थन जताया है, मैं सोनी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे रामकुमार बंसल भाई के साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अब तक हमसे किसी वजह से संपूर्ण तौर से हृदय मिलन नहीं हुआ था, और इन्होंने प्रयास किया, और वो सारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं और वो सारे साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं। भाई बशीर अहमद जी, भाई असलम खान जी, चिराग जी, मनोज कुमार जी, रौनक राम जी, ज्ञानी राम जी, कारी जी, निक्कू जी, जाकिया जी, समीर जी, इन सब साथियों का भी मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम उन्हें मंच पर यहाँ नहीं, वो दाएं हाथ को यहाँ बैठे हुए हैं, आपके बाएं को और मेरे दाएं को, तो उन सब का भी मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वागत करता हूँ। ये लिस्ट भी हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। विकी भाई ये कृपया करके सब साथियों को व्हाट्सएप पे पहुँचा दीजिएगा। तो साथियों, जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, हरियाणा के 3 करोड़ जनता का संकल्प भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आ रही है, भाजपा का कैंप में पैनिक फैल रहा है। जैसे जैसे तिथि नज़दीक आती जा रही है, भाजपा को ये बात की समझ आ गई है कि वो ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर जब तक आएगी, हरियाणा की जनता करेगी निर्णय। कांग्रेस के साथी हम कोई नहीं है, हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र हैं। हरियाणा की जनता ये निर्णय कर चुकी है, उन्हें सिंगल डिजिट में पहुंचाना है। भाजपा की 10 सीट नहीं आनी, ये आप नोट कर लीजिए। आज एक ज़माने में 1987 में कांग्रेस पार्टी भी बहुत बुरी तरह से हारी थी, लाला जी को तो याद है, हम तो बच्चे होते थे उन दिनों में, छोटे थे मतलब। उन दिनों वाला जो हाल हुआ था वो बीजेपी का इस समय हाल होने वाला है। वो सिंगल डिजिट के अंदर जाने वाले हैं, और हरियाणा के गठन से आज तक सबसे ज़्यादा बहुमत कभी अगर कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाला है। वो अब चुनाव की तिथियां मुलतवी करवाना चाहते हैं। अभी वो इस प्रकार के कई स्वांग प्रपंच और करेंगे, कई और ड्रामे करेंगे। बीजेपी ड्रामा कर रही है। अब वो भ्रष्टाचार जनक पार्टी जो है, बहुत झूठी पार्टी जो है, अब वो केवल और केवल ड्रामेबाज पार्टी रह गई है। 10 साल में अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये उनकी नौबत ना आती। हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दें, लोगों को अपने मन से वोट डालने दें, एजेंसियों और चुनाव आयोग पर प्रभाव डालने का कुत्सित और दूषित प्रयास न करें। और वोट जो है प्रजातंत्र में वो सबसे बड़ी ताकत है, लोग जिसको वोट देना चाहें वो डालने के लिए स्वतंत्र हैं। और कांग्रेस की अगली सरकार जो हरियाणा के केवल लोगों के आशीर्वाद से ही बन सकती है, वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये सारे जो कुकृत्य इन्होंने किए हैं इन पर विराम भी लगे और इनकी संपूर्ण जांच भी हो। कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? आप बताइए मेरे साथी, छुट्टी वाले दिन चुनाव होता है,
चुनाव आयोग तो ये देखकर चुनाव करता है कि छुट्टी किस दिन पड़ेगी ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन चुनाव क्यों कर रहे हो, ये उल्टे बांस बरेली को भेज रहे हैं, ये इसी को कहते हैं। ये पैनिक रिएक्शन है, ये एक ड्रामा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो 2, 4, 10, 15 दिन चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। पर मुझे ये विश्वास है कि देश का चुनाव आयोग इन ओछे हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। किसान 750 किसान जो शहीद है उनको नौकरी देने की बात की है, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसको लाया जाएगा? देखिए, ये मैंने अकेले ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इसे बार बार सार्वजनिक तौर से कह चुका है। और आप याद करिए साथी, मैं आपको याद करवाता हूँ, 2004 के अंदर भी हमने यही इसी प्रकार से वादा किया था। 2005 के अंदर जब हम सरकार में आए लोगों के आशीर्वाद से, तो ट्रांसपोर्ट विभाग, जो मैं उन दिनों उस विभाग का वजीर होता था, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो 2-3 साथी बैठे उन्हें याद है, हमने घर से बुलाकर वो सब रोजगार लगाए थे। सवाल रोजगार देने का नहीं है, माफ कीजिए, रोजगार देकर अगर उनके गए हुए शहीद की आप जान वापस ला सको, ला सकते हैं, जवाब नहीं में। ये केवल एक सम्मान, संघर्ष के सम्मान का सूचक है, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं। और अगर कोई व्यक्ति संघर्ष में अपनी जान की कुर्बानी देता है तो समाज की और सरकारों की कुछ जवाबदेही तो होनी चाहिए उस संघर्ष का सम्मान करने की, बस ये इतना ही लक्ष्य है। विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो चर्चा ये रहती है कि बीजेपी से टिकट किसको मिलेगा, इलाहाबाद में किसको मिलेगा, लेकिन कैथल शहर में एक अलग ही चर्चा है कि चुनाव रणदीप सुरजेवाला लड़ेंगे कि आदित्य सुरजेवाला। आदरणीय साथी, आप हर पत्रकार वार्ता में सवाल पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर, मुस्कुराकर, बड़े विनम्रता के भाव से आपको हर बार ये बताता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति इस बात का निर्णय करेगी। जरूरी है कि मैं या आदित्य ही लड़ें, पार्टी तीसरे कार्यकर्ता पर भी निर्णय कर सकती है? नहीं कर सकती, पार्टी को ये अख्तियार है। और आप याद करिए, कई बार ऐसा हुआ, पर हमेशा सिर झुकाकर हमने अपने पार्टी का निर्णय स्वीकारा। पार्टी बड़ी है, वो माँ है, वो निर्णय जो करेगी हम सब स्वीकारेंगे। चर्चा चल रही है कि नायब सैनी करनाल सीट को छोड़ रहे हैं, सेफ सीट देने का। आदरणीय साथी, मैं बीजेपी की किसी मीटिंग में ना निमंत्रण मुझे देते वो, ना मुझसे कोई वो चर्चा करते, तो इसलिए वो किसको टिकट देंगे, श्रीमान नायब सैनी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी का निर्णय वो करें, हमें क्या एतराज है। बीजेपी के साथ INLD ने भी कहा है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। देखिए, मैंने आपको साफ तौर से कहा, जो लोग तारीखें आगे बढ़वाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र का नुकसान कर रहे हैं या वो चुनाव हारने से घबरा रहे हैं। बीजेपी क्यों ये षड्यंत्र कर रही है? इसलिए कि उन्हें पता वो चुनाव हार चुके हैं। हारे हुए लोग ही इस प्रकार के बहाने बनाते हैं, मास्टर जी मेरी शाही खत्म होगी, मास्टर जी मेरी कापी का कोना फट गया है, मास्टर जी मेरी जो तख्ती है उसका वो कच्ची रह गई है जी, वो पक्की नहीं हुई। इसका क्या लाभ है? चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे इस प्रकार के हथकंडों के बहकावे में वो न आए। आदरणीय साथी, अब उनकी इस वाणी पर हरियाणा के लोग वोट की चोट से विराम लगा देंगे। रणदीप जी, राज्यसभा चुनाव के लिए नाम नॉमिनेशन नहीं किया, दुष्यंत चौटाला बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र और सादर आग्रह है। नॉमिनेशन करेंगे सर राज्यसभा के लिए? जी। सरकार द्वारा इतना आर्थिक कर्जा चढ़ा दिया गया है, आने वाली कोई भी सरकार बनते क्या लगता है आपको कि विकास में बाधा नहीं रहेगा इतना कर्जा? एक नागरिक के तौर पर मंडी के जो सब साथी हैं, एक दिन जब मैं वहाँ भी गया, उनको भी इस बात की चिंता थी, क्योंकि व्यापारी बजट को मुझसे और आपसे भी ज़्यादा समझता है। ये सच बात है कि ये कर्जा डराने वाला है जो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी ने लिया। 3.5 लाख करोड़ कर्जा हरियाणा पे है। जब हमने 10 साल पहले सरकार छोड़ी तो कर्जा 62,000 करोड़ था। 3.5 लाख से 62,000 करोड़ घटाइए, कितना रह गया भाई साहब?
लगभग 5 गुना हो गया, 500% इजाफा हो गया। ये किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, और इसका ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 3.5 लाख पे अगर 8% ब्याज भी आप दें तो लगभग 25,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 25,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। जो स्टेट जिसका बजट में कुल आय 60 और 70,000 करोड़ है, उसमें 25,000 करोड़ ब्याज का भुगतान होगा, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए अगली सरकार जब आएगी सारे बही खाते देखेंगे तो उसके बाद निर्णय करेंगे। पर इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्जे पर नियंत्रण लगाएगी। जी हर वर्ग को अपने जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें शामिल किया जाता है, तो मीडिया का पीछे भूपिंदर सिंह ने भी कहा कि हम उसमें करेंगे, लेकिन उसमें कोई अभी तक कोई ऐसी जिक्र नहीं आया। आदरणीय साथी, मीडिया के साथी चौथा स्तंभ प्रजातंत्र का है, और मेरा ये मानना है कि बहुत विषम परिस्थितियों में मीडिया के पत्रकार, टेलीविज़न के साथी, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके साथी भी अपना पेट काट कर कई बार मेहनत करके लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। कांग्रेस की सरकार का गठन होने दीजिए जनता के आशीर्वाद से। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो भी लोगों के लिए करेंगे, हर वर्ग के लिए, हम मीडिया को उससे अछूता नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय साथी, जयराम रमेश जी से मेरी बात हुई थी आज सुबह ही। ये हर बार एक नया जुमला पकड़ा देते हैं मोदी जी, इस पर वो तफसील से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से रिएक्शन देंगे। वही पार्टी का आधिकारिक रिएक्शन होगा, मैं उनसे पहले नहीं कहना चाहता। रणदीप जी, आज कांग्रेस महासचिव में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अभी गठबंधन की बात आई है, उसमें बीजेपी सवाल उठा रही है कि गठबंधन में कुछ सही नहीं है। हमने कभी बीजेपी को ये कहा है कि वो किससे गठबंधन करें? तो बीजेपी हमसे क्यों पूछ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और दूसरा एक बात बताइए, बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन नहीं किया? कभी किया था ना, एक से अधिक बार। बीजेपी ने कभी पीडीपी से गठबंधन नहीं किया, हिंदू सरकार बनाई थी इकट्ठे। तो भैया, जो काम आप कर चुके हैं, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे करेगी? कश्मीर में जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मैं यहाँ मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइग्रेस नहीं करना चाहता, कश्मीर को और जम्मू को और लद्दाख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समझ नहीं पाए। वहाँ सबसे पहला चैलेंज प्रजातंत्र की बहाली है। आप मुझे बताइए, 3.5 साल से इलेक्शन नहीं करवाए, उनसे राज्य का दर्जा छीन लिया। लद्दाख से जो वादा किया था पृथक राज्य का, वो धराशायी हो गया। जम्मू और के लोगों से जो वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए। पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद आए दिन सर फैला रहा है। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कमांड, मैं सोचकर कहा है आपको, दुनिया की बिगेस्ट आर्मी कमांड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। हमारे बच्चों की वहाँ से हर रोज शहादत होने के बाद लाश घर पे आती है। कोई ऐसा दिन है जब हरियाणा में आप खबर ना छापते हो या दिखाते हो? सवाल ये है कि कश्मीर और जम्मू को लेकर और लद्दाख को लेकर सरकार की नीति क्या है? और चीन ने 1,500 किलोमीटर हमारी टेरिटरी पर, भारत माँ की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। पैंगोंग सो लेक पर उन्होंने पुल बना लिया है। अब उन्होंने पैंगोंग सो लेक के ऊपर आर्टिलरी के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज भी चीन जो है, ऐसे 27 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां भारत की सेना को जाने नहीं देता। जो बफर जोन मोदी जी ने बनाया था वो हमारी टेरिटरी में बना दिया है। अब हम अपनी ही सीमा में ये ऐसे कर दिया जैसे कि अब आप पेवा चौक नहीं जा सकते, इस प्रकार से कर दिया। अपनी ही सीमा में बफर जोन बना दिया। ये बड़े मुद्दे हैं, किसी दिन अपन राष्ट्रीय पटल पर इनकी चर्चा करेंगे। दलित महिला पर विवादित टिप्पणी करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रही है विधायक लीला राम की। दुर्भाग्य ये है कि आए दिन
किसी न किसी बारे में भाजपा के कार्यकर्ता, उनके विधायक, मंत्री और संतरी वो समाज के हर वर्ग पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का तो डीएनए ही दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। तो अगर बीजेपी के नेतागण दलितों को गाली दे रहे हैं तो ये उनके डीएनए को दर्शाता है। बस यार हमारा लोकल खराब हो जाए। थैंक यू।